नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जैव ऊर्जा के स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे पिछले वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बायोडीजल। क्या है? बायोडीजल। जैव ऊर्जा के स्रोत में चौथा जो स्रोत है वो क्या है? बायोडीजल। बायोडीजल क्या होता है? जो जैविक पदार्थ होते हैं, विशेषकर पौधे या पौधे से प्राप्त उत्पाद जैसे बीज, तना आदि से डीजल जैसा जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है उसे बायोडीजल कहते हैं। वापस एक बार, बायोडीजल क्या है? जो जैविक पदार्थ होते हैं उन जैविक पदार्थों से डीजल जैसा जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? बायोडीजल। ठीक है, क्या देखेंगे एक बार, जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल जैसे तरल पदार्थ किससे प्राप्त हो रहे हैं? जैविक पदार्थों से। जैविक पदार्थों का मतलब विशेषकर पौधों से, पौधों के बीजों से या फिर उसके तनों से। तो जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? बायोडीजल। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोडीजल क्या है। बायोडीजल वनस्पति तेल एवं वसा तथा लैटेक्स। बायोडीजल किससे? वनस्पति तेल, वसा और लैटेक्स से बना प्रदूषण रहित पुनर्पोषक ईंधन है। क्या है? वनस्पति तेल, वसा तथा लैटेक्स से बना प्रदूषण रहित पुनर्पोषक ईंधन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कई बार ना एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि बायोडीजल क्या है, या फिर पूछ लेते हैं बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है। तो बायोडीजल का रासायनिक नाम है वसा अम्ल मैथिल एस्टर। क्या है? वसा अम्ल मैथिल एस्टर। ठीक है, वापस देखेंगे, बायोडीजल वनस्पति तेल, वसा और लैटेक्स से बना। किस से? वनस्पति तेल, वसा और लैटेक्स से बना प्रदूषण रहित पुनर्पोषक ईंधन है। कैसे है? प्रदूषण रहित पुनर्पोषक ईंधन है जिसका रासायनिक नाम क्या है? वसा अम्ल मैथिल एस्टर। रासायनिक नाम क्या है? वसा अम्ल मैथिल एस्टर। विशेषकर हम बात करते हैं कि बायोडीजल एक साधारण तरीके से हम समझें तो दोस्तों क्या है कि जीवाश्म ईंधन डीजल और पेट्रोल। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, संसाधनों का तेजी से विकास होता जा रहा है, वाहनों का या वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस परिस्थिति में क्या हो रहा है कि जो जमीन के अंदर से निकाला गया ईंधन है जैसे डीजल और पेट्रोल, उसकी मात्रा दिन पर दिन कम होती जा रही है। और हमने पीछे ही पढ़ा है कि ये ऐसे स्रोत है जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने बायोडीजल की परिकल्पना की। बायोडीजल की परिकल्पना में क्या है कि बायोडीजल यानी जो जैविक पदार्थ है, पेड़ पौधे हैं, उनके बीजों से ऐसे पदार्थ का निर्माण किया जा रहा है जो डीजल जैसा हो और उसको डीजल की तरह उपयोग में लिया जा सके। यानी जब इसको निकाला जाता है तो शुद्ध रूप से जब ये होता है, यानी बायोडीजल जब शुद्ध होता है तो उस समय इसको बिना किसी परिपक्वन के यानी बिना किसी रूपांतरण के डीजल के रूप में काम में ले सकते हैं, इंजन के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो पौधों से निकाला जाता है विशेषकर इसे। किससे निकाला जाता है? पौधों के बीजों से या तनों से क्या निकाला जाता है? डीजल जैसा पदार्थ। ठीक है, जिन पौधों से निकाला जाता है पेट्रोल पदार्थ, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोडीजल के खोजकर्ता, सबसे पहले जो बायोडीजल की खोज की थी सबसे पहले किसने बताया था? रुडोल्फ डीजल ने। बायोडीजल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? रुडोल्फ डीजल। इन्होंने क्या बताया कि पौधों से भी कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है, बीजों से ऐसा पदार्थ निकलता है पौधों से, जिनका उपयोग या उस पदार्थ का उपयोग डीजल के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसने बताया? सबसे पहले रुडोल्फ डीजल ने। किसने बताया? रुडोल्फ डीजल ने। कब बताया? सन 1895। कब बताया? सन 1895 में। इन्हीं तेलों का उपयोग कर इंजन बनाया गया। इन तेलों का उपयोग करके यानी बायोडीजल के खोजकर्ता रुडोल्फ डीजल थे। इन्होंने क्या किया था? इसी डीजल की सहायता से क्या बना दिया था? तेल, बायोडीजल के इंजन बना दिया था, जिससे इंजन को चलाया गया। किससे? बायोडीजल से। ठीक है,
बायोडीजल के जैविक स्रोत, यानी हम ऊपर बात करते हैं जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल। अब वो जैविक पदार्थ कौन कौन से हैं, जैविक स्रोत कौन कौन से हैं? तो जैविक स्रोत कौन कौन से बायोडीजल के? पहला तो है वानस्पतिक वसीय तेल, एक तो है वानस्पतिक वसीय तेल और दूसरा पेट्रोपाद। एक तो वानस्पतिक वसीय बीज यानी जिससे जिन बीजों से वसीय तेल प्राप्त होता है, एक तो वो और दूसरा पेट्रोपाद जिनसे डीजल जैसा पदार्थ प्राप्त होता है। डीजल पेट्रोल आदि के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं ऐसे पदार्थों को पेट्रोपाद कहलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वानस्पतिक वसीय तेल की। वानस्पतिक वसीय तेल क्या होते हैं कि जैसे सोयाबीन है, सरसों है, अरंडी है, मूंगफली आदि के बीजों में लिपिड तथा वसा पाई जाती है। लिपिड तथा वसा पाई जाती है। लिपिड तथा इस वसा का एस्टरीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण करने के प्राप्त क्या, एस्टरीकरण करने के बाद क्या प्राप्त होता है? बायोडीजल। क्या प्राप्त होता है? बायोडीजल। वापस समझेंगे क्या है कि सोयाबीन, सरसों, अलसी, मूंगफली आदि के बीजों में लिपिड, क्या लिपिड और वसीय तेल होता है। क्या क्या होता है दोस्तों? लिपिड और वसीय तेल। ठीक है, इन लिपिड तथा वसीय तेलों का या वसीय अम्लों का एस्टरीकरण किया जाता है। ये वसीय अम्ल कहाँ पाया जाता है? लिपिड के अंदर। तो लिपिड में पाए जाने वाले वसीय अम्लों का एस्टरीकरण करके, क्या करके? एस्टरीकरण करके क्या प्राप्त किया जाता है? बायोडीजल। क्या प्राप्त किया जाता है? बायोडीजल। बायोडीजल के लिए रतनजोत, महुआ, करंज, अरंडी आदि पादप उपयोगी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है, उनका मत है कि बायोडीजल के लिए कौन कौन से पौधे उपयोग में लिए जा सकते हैं? रतनजोत, महुआ, करंज, अरंडी आदि। दोस्तों देखिए कि हमारे यहाँ पर क्या है, सोयाबीन है, सरसों, अलसी, मूंगफली, ये ऐसे पादप हैं जिनका उपयोग या जिनके तेल का उपयोग खाद्य तेल के रूप में किया जाता है। तो विकासशील देशों में क्या है कि जो खाद्य तेल है उसका भाव डीजल पेट्रोल के भाव से अधिक है, यानी उनका जो दाम है वो डीजल पेट्रोल के दाम से अधिक है। यानी सरसों का तेल हम 1 किलो लेते हैं या मूंगफली का 1 किलो तेल लेते हैं, 1 लीटर तेल लेते हैं, तो उसका जो भाव है वो पेट्रोल या डीजल के भाव से अधिक है। इसलिए इन बीजों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में इनका भाव अधिक है। यदि इन बीजों का उपयोग पेट्रोल पादप या बायोडीजल बनाने में कर दिया तो उस परिस्थिति में खाद्य तेल के लिए इनका भाव कई गुना बढ़ जाएगा। तो विकासशील देशों में इन बीजों से बायोडीजल प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना यह है कि कुछ ऐसे पादपों को उपयोग किया जाए जिसके तेल को खाने के रूप में काम में नहीं लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रतनजोत, महुआ, करंज, अरंडी आदि पादपों को उपयोगी माने गए हैं, क्योंकि इनसे जो प्राप्त तेल है उसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता। खाने में नहीं किया जाता तो इनका तेल इतना महंगा नहीं होता। उस परिस्थिति में क्या करते हैं, क्या किया जाएगा कि इनसे बायोडीजल बनाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों पेट्रोपादप। पेट्रोपादप क्या है? वे पादप जिनके उत्पादों को पेट्रोल, डीजल आदि के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। यानी वे पादप जिनके उत्पाद का मतलब जिनसे जो तेल प्राप्त होता है उस तेल का उपयोग डीजल या पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है, तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? पेट्रोपादप। वापस समझेंगे पेट्रोपादप क्या है? ऐसे पादप जिनसे प्राप्त उत्पादों का उपयोग, ऐसे पादप जिनसे प्राप्त उत्पादों का उपयोग डीजल या पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है, ऐसे पादपों को पेट्रोपादप कहा जाता है। तो पेट्रोल पादपों की जो कृषि की जाती है, ठीक है, उससे पेट्रो फसल कहते हैं। पेट्रो पादपों की कृषि यानी पेट्रो पादपों को उगाना, उनकी खेती करना पेट्रो फसल कहलाती है। जैसे हम कह देते हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल, या कौन सी फसल हो जाएगी? पेट्रो फसल। पेट्रो फसल क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस फसल के बीजों से क्या प्राप्त किया जाता है? बायोडीजल या पेट्रोल। ठीक है, इसलिए जिन पादपों को उपयोग किया जाता है वो पादप तो कहलाते हैं क्या? पेट्रोपादप। और इन पादपों की जो कृषि की जाती है, खेती की जाती है, वो पेट्रो फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? पेट्रो फसल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेट्रो पादपों की कृषि को पेट्रो फसल कहते हैं। कौन कौन से पादप है जिनका पेट्रो कृषि के रूप में उपयोग किया जाता है? इसमें यूफोर्बिया की कही जाती है।
जो यूफोर्बिया पादप है उसकी कई जातियों को पेट्रो पादप के लिए काम में लिया जा सकता है। इसको यूफोर्बिया को। चंपा का जो पौधा होता है उसको भी पेट्रो पादप के स्थान पर काम में ले सकते हैं। आंकड़ा जो बोलते हैं उस आंकड़ा का जो पादप होता है उसको भी पेट्रो पादप में काम में ले सकते हैं। यहाँ तक कि चीकू का जो पादप होता है, खाने का जो चीकू होता है उसके पादप को भी पेट्रो पादप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो पेट्रो पादप की कृषि को पेट्रो फसल कहा जाता है। तो कौन से पादपों को काम में लिया जा सकता है पेट्रो फसल के लिए? यूफोर्बिया जो पादप है उसकी कही जाती है। साथ साथ चंपा का जो पौधा होता है उसको काम में ले सकते हैं। जो आंकड़ा होता है हमारे उसको भी पेट्रो पादप में काम में ले सकते हैं। चीकू को भी पेट्रो पादप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, यानी इनसे हम पेट्रो प्रोडक्ट बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बायोडीजल का महत्व। क्या महत्व है यदि बायोडीजल का उपयोग किया जाए? बायोडीजल के महत्व में सबसे पहले हम बात करते हैं स्नेहक के रूप में उपयोग। किसके रूप में? स्नेहक के रूप में। स्नेहक क्या है कि जो मशीन के कलपुर्जे होते हैं उन कलपुर्जों में जो घिसावट होती है उस घिसावट को कम करने के लिए तेल दिया जाता है, वो कहलाता है स्नेहक। तो स्नेहक के रूप में हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। किसको? बायोडीजल को। दूसरा, यह जैविक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। जैविक वैकल्पिक ऊर्जा यानी पौधों से हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है, पौधों से डीजल या पेट्रोल का निर्माण करना है। तो जैविक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। जो क्या करता है? ग्रामीण जो क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। जैसे क्या किया जाएगा? यदि पेट्रो पादप की खेती की जाए गाँव में, तो उस परिस्थिति में क्या है कि जो नवयुवक हैं उनको रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पर खेती होगी उस परिस्थिति में उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की जो कृषि क्रियाएं होती हैं उनके लिए युवकों की आवश्यकता होगी, मजदूरों की आवश्यकता होगी। साथ साथ तेल शोधन की जो इकाइयां होंगी उसमें मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब ऐसी रोजगार के अवसर प्रदान हो जाएंगे। ठीक है, आर्थिक मदद का साधन होगा एक तरह से। ठीक है, अगला जो है इसके प्रयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। किसके उत्सर्जन में? कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी यदि इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके प्रयोग से जो स्वचालित इंजन होते हैं, क्या होते हैं? स्वचालित इंजन। उन स्वचालित इंजन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ऐसे प्रदूषित या प्रदूषक पदार्थों के उत्सर्जन में कमी आएगी। अगला, कम उपजाऊ असिंचित व सड़क के किनारे की भूमि उपयोग में आ जाएगी। जैसे कम सिंचित है जहाँ पर पानी की कमी है, ये ऐसे पौधे हैं जिनको कम पानी वाले स्थानों पर उगाया जा सकते हैं। वर्षा के आधार पर भी इनको उगाया जा सकता है। तो कम उपजाऊ भूमि यानी जहाँ पर उर्वरता बिल्कुल कम है या मिट्टी के अंदर रेत की मात्रा अधिक है, कंकड़ पत्थर है, या फिर पहाड़ के पास की जो भूमि है कम उपजाऊ भूमि है, असिंचित भूमि है जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है, या फिर सड़क के आसपास की जो भूमि है उसको उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, बायोडीजल में यदि हम बात करें भारत और राजस्थान में बायोडीजल का जो महत्व है या फिर उसके जो क्षेत्र हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो उपयोग में लिया जा रहा है उसका लगभग 30% ही उत्पादन हो रहा है डीजल पेट्रोल का, पेट्रोलियम का। 70% विदेश से मंगाया जाता है, यानी क्या किया जाता है? आयात किया जाता है। तो उस परिस्थिति में यदि पेट्रो पादपों की खेती की जाएगी तो वो पेट्रो पादपों की खेती से क्या होगा कि यानी जो पेट्रोल या डीजल प्राप्त होगा पेट्रो पादपों से, उस डीजल या पेट्रोल को यदि इस डीजल या पेट्रोल में, अर्थात जो प्राकृतिक डीजल पेट्रोल है, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त डीजल पेट्रोल, उसमें मिलाकर यदि उपयोग में लिया जाएगा तो बहुत से करोड़ों रुपए की बचत होगी देश को। वापस हमने क्या है कि हमारे यहाँ पर जो उपयोग में आता है डीजल पेट्रोल, उस डीजल पेट्रोल का केवल 30% भाग का ही उत्पादन किया जाता है हमारे यहाँ पर, उसको निकाला जाता है। 70% का आयात करना होता है। यदि उस परिस्थिति में पेट्रो पादपों की खेती करके पेट्रोल डीजल या पेट्रोल को प्राप्त किया जाए
उसको यदि इस जीवाश्म डीजल पेट्रोल में डाला जाए तो उस परिस्थिति में क्या होगा, देश को करोड़ों रुपए की बचत होगी। साथ साथ हमारी जो सरकार है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार, उसका विशेष योगदान रहा है या उनकी यह सोच है कि जीवाश्म ईंधन के स्थान पर पेट्रो जो पादप है उनकी खेती की जाए और पेट्रो पादपों से डीजल या पेट्रोल प्राप्त किया जाए, ताकि भारत है या देश है जो भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर निर्भर न रहे। ठीक है, इसकी खेती की जाए, जिससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर होंगे, असिंचित भूमि काम में आ जाएगी, कम उपजाऊ भूमि भी उपयोग में आ जाएगी, साथ साथ सड़क के किनारे की जो भूमि है वो भी उपयोग में आ जाएगी। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बायोफ्यूल मिशन का गठन किया है। जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान का क्या योगदान इसमें, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बायोफ्यूल मिशन का गठन किया है। किसका गठन किया है, बायोफ्यूल मिशन का गठन किया है, जो बायोडीजल की इकाइयों की स्थापना करेगा। एक तो बायोडीजल की इकाइयों की स्थापना करेगा, साथ साथ वो क्या करेगा कि बायोडीजल की जो खेती है उस पर अपनी नजर बनाए रखेगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, बायोडीजल का महत्व। ठीक है, इसे काम में लेते हैं संयंत्र के रूप में, जैविक ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम में लेते हैं। यदि स्वचालित ईंधन में इसका उपयोग किया जाए तो प्रदूषक पदार्थ हैं उनके उत्सर्जन में कमी आती है, कम उपजाऊ असिंचित सड़क के किनारे की जो भूमि वो उपयोग में आ जाएगी। यदि हम भारत सरकार का योगदान और राजस्थान सरकार का योगदान देखें तो सरकार ये सोच रही है, दोनों सरकारें मिलकर ये सोच रही हैं कि यदि पेट्रो पादपों की खेती की जाए तो भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर कम से कम निर्भर रहना पड़ेगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, प्रदूषण रहित डीजल या पेट्रोल प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, बायोडीजल क्या है, बायोडीजल के खोजकर्ता कौन है, किसने सबसे पहले बायोडीजल के बारे में बताया, जैविक स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें जैविक स्रोतों में वानस्पतिक वसीय तेल और पेट्रोपादप, दो जैविक स्रोत है, वानस्पतिक वसीय तेल और पेट्रोपादप हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने बायोडीजल के महत्व को देखा, क्या महत्व है यदि बायोडीजल का उपयोग किया जाता है। साथ ही हमने पढ़ा कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार का क्या योगदान है बायोडीजल के क्षेत्र में। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।